नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज चर्चा होगी यूपी में विकास के उस योगी मॉडल पर जिस पर अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करेंगे अमल। विकास की राह में देश के प्रधानमंत्री ने जो विजन देश के सामने रखा, उसे तेजी से गति देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प को गति देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ विकसित यूपी एट 2047 का बिगुल बजाया था, आज वही मॉडल देश के अन्य राज्यों को प्रेरणा का स्रोत बना है। अब उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों ने भी मिशन 2047 को अपने राज्यों में लागू करने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि यह साफ संकेत है कि राष्ट्रीय राजनीति में विजन 2047 का फॉर्मूला और एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार तय कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह योगी सरकार के अभियान पर आम लोगों की भागीदारी हो रही है, उसका भविष्य में बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट नजर आएगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने न सिर्फ 24 घंटे का विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर पक्ष और विपक्ष को विजन 2047 में भागीदार बनाया, बल्कि जनता को भी सीधे जोड़ने के लिए डिजिटल और ग्राउंड लेवल दोनों प्लेटफॉर्म तैयार किए। योगी सरकार की इस अनूठी पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य अगर योगी मॉडल को अपना रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि यूपी ने विजन 2047 की दिशा में लीडरशिप रोल अदा किया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, योगी मॉडल का डंका बाकी राज्यों में भी बज रहा है। अब महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश की सरकारें हैं, वो इस मॉडल के तहत काम करने पर अमल कर रही हैं। अब ऐसे में योगी मॉडल के जरिए क्या भविष्य का खाका बाकी जो स्टेट हैं वो तैयार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी का जो विजन है वो एक नजीर बाकी राज्यों के लिए बना है। उत्तर प्रदेश का जो विजन है और जो फॉर्मूला है, क्या उसका दबदबा बाकी राज्यों में भी बन रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मिशन को, जिसे अपनाने की बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कर रहे हैं। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अश्वनी शाही हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। अश्वनी जी, आपका स्वागत है। अशोक तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अशोक तिवारी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अश्वनी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सर, कैसे देखें इस पूरे मॉडल को, चूंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इंप्लीमेंट कराने की तैयारी चल रही है, और ये जो विजन है ये भविष्य की किस दिशा को तय करने वाला है।
अश्वनी जी, पहला रिएक्शन आज की चर्चा में आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो माननीय मोदी जी का जो कुशल मार्गदर्शन था, उसमें योगी सरकार ने एक विकसित उत्तर प्रदेश की संरचना अवधारणा को जो है जन्म दिया। जो फ्रेजाइल यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था थी, उसको उठाया गया। जो यहाँ पर माफिया राज था, उसको खत्म किया गया। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट थे, वो लाए गए। यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक माइलस्टोन दिया गया। और आने वाले दिनों के लिए योगी सरकार ने एक अपने नए आयाम स्थापित करने का काम किया। ये लैंड लॉक स्टेट था। आज 6 हमारे एक्सप्रेसवे चालू हैं, 6 लगभग बन रहे हैं और 10 जो है हमारे स्वीकृत हैं। यानी कि 22 एक्सप्रेसवेज का जो है ये लैंड लॉक स्टेट जो है एक्सप्रेसवे के कुछ दिनों बाद 22 एक्सप्रेसवे के सपनों को साकार करेगा। दूसरा, वाटरवेज चालू किया गया। हमारे एयरवेज 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू किए। तो ये सारा एक विजन लेकर कलेक्टिव जो है एक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े, और जिसमें हमको अब 2047 तक हम 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था में योगदान उत्तर प्रदेश का 47 तक विकसित उत्तर प्रदेश का 6 ट्रिलियन का होगा। अब उसमें उसके लिए उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का एक मानक तय करना था और ग्रामीण सफाई व्यवस्था का काम करके और ग्रामीणों को भी शिक्षित करना। तो आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, पॉलिटेक्निक की संख्या बढ़ाई गई कौशल विकास के लिए। और आज देखिए, हमारे पास कौशल विकास से काफी लड़के निकल रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में 24 जो है राज्य के विश्वविद्यालय हैं और 49 जो है निजी विश्वविद्यालय हैं। तो उच्च शिक्षा में अगर जाएंगे लोग, तो उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा से भी विकास होगा। तो ये चारों तरफ के इस तरीके के विकास को देखते हुए हम किस तरीके से, देखिए, हमारी बेरोजगारी 17% थी, अशोक जी बैठे हैं इनकी सरकार में, आज 3% से भी कम है। तो हमने बेरोजगारी को कम किया, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया। तो इसको लेकर पूरे अगर देश में ये रोल मॉडल स्थापित हुआ है, तो एक समय गुजरात मॉडल हुआ करता था, आज यूपी मॉडल को अगर लोग अपना रहे हैं, तो ये हम यूपी वासियों के लिए अपार हर्ष का विषय है कि 2 नेताओं का डबल इंजन सरकार का हमको लाभ मिल रहा है और हम वही त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जनता का भी साथ मिला है। देखिए गुप्ता जी, इसमें जनता का साथ ये मिला कि माननीय योगी जी को दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया और एक रिकॉर्ड उन्होंने भी कायम किया। खैर, उससे तो नाराज हो गए थे अखिलेश जी की ये भी कोई रिकॉर्ड होता है, खैर उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने बनवाया। मेरी फैमिली वाले तो परम की जान के पीछे ही पड़ गए, पर क्यों नहीं, प्रॉमिस जो किया था उसने, प्यार के लिए जान देगा। अब नॉर्थ साउथ की लव स्टोरी में ट्विस्ट्स, टर्न्स और यू टर्न्स तो आगे होंगे ही ना। आखिरकार फैमिलीज नया रिश्ता एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं, पर हमारे रिश्ता को हर फैमिली ने एक लुक में ही मंजूर कर लिया। मीट द एथर रिश्ता, बड़ी सीट, ज्यादा स्टोरेज, गूगल मैप्स और कई स्मार्ट फीचर्स जो आपकी हर फैमिली राइड बनाए मैजिकल। Watch Param Sundari at your nearest cinemas from the 29th of August and test ride the Rista at your nearest Ather showroom. भारतीय जनता पार्टी कब तक हाइपोथेटिकल बातें करेगी? 47 कहाँ है और कहाँ आज का हमारा है? 2025 कहाँ है? 25 और 47 में कितना गैप है? आज जो हालत है सर, आज की हालत पर हम बात करते हैं अगर, तो आज किसान कहाँ है? आज किसान को क्या सपने दिखाए थे? किसान की क्या हालत हुई? कहते कहते जबान थक गई। यूरिया खाद और डीएपी खाद बोलते बोलते उसकी आय कहाँ तक पहुंची? आज 1 गुनी में रह गई, 2 गुनी की बजाय। आज युवाओं को आपने सपना दिखाया था 2 करोड़ रोजगार का, आज क्या हालत है युवाओं का? युवाओं को जो है सर्विस ही नहीं मिल रही है, शिक्षक भर्ती ही नहीं हो पा रहा है, घोटाले किए जा रहे हैं पिछड़ों के लिए। आज दलितों का हक नहीं मिल रहा है, परीक्षाएं लीक करा दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करा दिया जा रहा है, आउटसोर्सिंग करा दी जा रही है, नौकरियां ही गायब हो गई हैं। आज हालात क्या हैं? बद से बदतर हालात हैं। आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं चुन चुन के ब्राह्मणों की, जिस तरह से जो है दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, कमजोर वर्ग के साथ हो रहा है अन्याय, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज देख नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्हीं सब का वजह है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई? आज महंगाई का कोई बात ही नहीं करने वाला है। आज बात करते हैं विकास की, बात करते हैं विकास में
मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आज डॉक्टर नदारद है, डॉक्टरों को भर्ती नहीं हो पा रही, इक्विपमेंट नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। आज हालात ये है कि आज शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा का ये हाल है। आप बात करते हैं जो है उच्च शिक्षा की बात करते हैं, आप प्राथमिक शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। आज हमारे नौनिहाल तैयार नहीं किए जा रहे हैं, आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, नौबत आ गई है। आज हालात ये है कि आज चिकित्सा व्यवस्था ले लीजिए, आज क्या हाल है एम्बुलेंस का, आज क्या हाल है बेड का, क्या हाल है स्ट्रेचर का, डॉक्टरों की कमी अलग से। और हालात ये है कि प्राइवेट इलाज करने के लिए मजबूर है जनता। हर जगह कोई कदम कदम पे देखा जाएगा तो इधर इसमें बदहाली की हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे कमजोर मुख्यमंत्री कोई साबित हो रहा है पूरे देश के अंदर तो योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उनको अपने जाति से छुट्टी नहीं मिल रही है। तो जातीय कार्य देखते हैं हम, बस अधिकारियों में देख लीजिए आज हालात क्या है कि भेदभाव की इस तरह से कदर है कि इनके सरकार में ही आफत है। इनके ही मंत्री जो है, जो ब्राह्मण मंत्री हैं वो बदहाल हैं। आज तमाम मंत्रियों की हालत खराब है। आज बेबी रानी मौर्य को क्या किस कंडीशन में कर दिया, पिछड़े वर्ग से आती हैं। आज क्या हालत कर दी है योगी जी ने उत्तर प्रदेश की। आज इसी का नतीजा है सर। ठीक है, मैं डंके चोट पे कहता हूँ 2024 में एक लाइन बोल लूं, 2024 में जनता ने सबक सिखाया है इनको, फिर भी कानों पे जू नहीं रेंग रही है, अपने में मदमस्त है। आज तरह तरह के बयान दे रहे हैं, अहंकारपूर्ण बयान दे रहे हैं योगी जी। आज इनकी करने की सजा 27 में और बुरी हाल इनको होनी है, इनकी बदहाली होनी है, तमाम सीटों पर जमानतें जब्त होनी है और बुरी हार हारेंगे। आज 27 में तो सरकार हमारी ठीक है, समाजवादी पार्टी की। ठीक है, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अशोक जी 24 में तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी बाकी प्रदेश से हुई थी, कई जगह गए थे वो। अरे कहने के लिए जो भी उनकी डिमांड हुई थी वो सबसे कमजोर साबित हुए हैं। 24 के चुनाव में सबसे कमजोर उत्तर प्रदेश गया है इनका और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, एकदम नाकारा मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। चलिए अश्विनी शाही जी, इस पर एक रिएक्शन में चाहूंगा। आप दिल्ली यूपी में जंग छिड़ी हुई है बात। जी देखिए जैसे अशोक जी ने पहले वाक्य से नकारना शुरू कर दिया। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूं कि जो 8 साल में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। अब उन्होंने महंगाई की बात की। आज जो देश 7.6 के दर से आगे बढ़ रहा है, महंगाई दर 1.4 है, उसमें इनको महंगाई नजर आती है। ये आंकड़े कह रहे हैं, भारत सरकार के आंकड़े ये भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन ये नहीं कहेंगे। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की इन्हीं की सरकार थी और इनकी सरकार में 50,000 थी, आज 1 लाख से ऊपर है। तो यहाँ आय भी बढ़ी है। तो इसमें इन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं नजर आएगा, क्योंकि दूसरे को अगर गड्ढे में गिराना हो तो उसको हीन भावना से देखिए, क्योंकि ये नहीं कर पाए उस चीज को। ये अगर कर लिए होते तो एक जो है, जो इन लोगों ने बनवाया, अच्छा काम किया। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है एक इन लोगों ने इनके समय में बना था एक एक्सप्रेसवे। आज हम 22 की बात कर रहे हैं। तो मैंने तो कहा बड़ा दिन दिखाते हुए कि इन्होंने भी, इनकी सरकार में भी एक बना था, लेकिन ये लोग उस पर से अभी उतरे नहीं हैं। इन्होंने सैफई में हवाई पट्टी बनवाई जो यादव परिवार के मित्र लोगों का जहाज उतर सके। हमने 5 हवाई अड्डे बनवाए जहां पर हम यात्रियों की सेवा के लिए, इंटरनेशनल यात्रियों की सेवा के लिए, और जेवर में तो बहुत बड़ा जो है कार्गो का भी एक वो होने जा रहा है। देखिए हिंडन चालू है, आगरा चालू है, कितने एयरपोर्ट, बरेली चालू है, मुरादाबाद चालू है, सब जगह हम। लेकिन अशोक तिवारी जी को ये सब नजर तो नहीं आ रहा है शनि जी? नहीं आएगा। देखिए, अब एक कहा जाता ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। तो इनके में जब बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, जो फ्रेजाइल में थी, आज जो है पूरा उत्तर प्रदेश पूरे देश में 3रे स्थान पर है। इनके समय में कौन से स्थान पर था? 10वें 8वें पर था। तो ये लोगों को नजर वही आएगा, भ्रष्टाचार, चोरी और बेईमानी, और हर जगह गुंडाराज। तो वो नजर आता रहेगा, आज का विकास नजर नहीं आएगा इनको। जी ठीक है। अशोक तिवारी जी, बहुत सारे काम अश्विनी शाही जी ने गिनाए हैं, क्या ये समझा जाए, चूंकि उन्होंने कहा कि आपने अपने पहली लाइन से ही प्रदेश के विकास को नकारना शुरू कर दिया, क्या इतने सालों में एक विकास भी समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है? और जब यूपी से विकसित भारत का एजेंडा तय करने की बात हो रही है, तब पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को विपक्ष नकार दे रहा है। क्या ये सिर्फ नकारने वाली राजनीति है विपक्ष की? क्या एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी विकास को लेकर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? ये सीधा अश्विनी जी का आरोप है। जी सर,
तो देखिए विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। आज उत्तर प्रदेश में जिस हालात में कर दिया है आदरणीय योगी जी ने, उससे उसका उबर पाना ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आज जो है उत्तर प्रदेश में युवा आज सबसे ज्यादा बेचैन है, अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में। आज 80 करोड़ लोग जो है हमारे इतने गरीब हो गए हैं कि 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया गया है उनको। सर ये बहुत दुखद है। आज हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, हमें विकास के साधन नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से कि हम विकास कर सकें। एमओयू खाली कहने के लिए आए हैं। आज जमीन पर इतने भारी भरकम ऊंट के मुंह में जीरा उतर पाया है। आज क्या हालत हो गई है सर। आज हमें मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। किसान का जो है जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। आज बस अब ये हालात तो इतने बद से बदतर हैं कि बस 27 की राह देख रही जनता, 27 की उम्मीद पे खड़ी है। और चुनाव आयोग का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल इस बात का, चुनाव आयोग को भी ला करके ये जो है चोरी भी करना चाहते हैं वोट की। तो ये अगर चोरी का मसला, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है, हमने अपनी बात रखी है, लगातार हम आंदोलनरत हैं पूरा। और हालात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं होने देगा। चुनाव आयोग कितना भी धांधली कर ले, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी है, तो हमें भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पर है। और जनता में बात फैल चुकी, जन में बात फैल चुकी है कि मोदी जी को, योगी जी को अब जनता का सहारा रहा नहीं। जनता में ये कमजोर हो गए हैं और जन भावनाओं का ये अनादर कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे हालत में जनता इनके साथ नहीं है, तो चुनाव आयोग को लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, जनता नहीं होने देगी। आज जनता सतर्क है। आज जनता अपनी जगह पर मजबूत ही खड़ी है इस समय। तो हालात यह है कि जो है उत्तर प्रदेश की जो हालत हुई है इस समय, जितना पिछड़ रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, जितना कमजोर हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है। इनके पूंजीपति मित्र अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है। तो गरीबी अमीरी की खाई बढ़ गई है इस समय, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। अभिमन्यु जी आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी से एक रिएक्शन में ले लूं। इंदुकांत दीक्षित जी कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि अश्वनी शाही तो ये बता रहे हैं कि जब बाकी प्रदेश इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के योगदान का उसमें जिक्र करते हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, अशोक तिवारी जी ये कह रहे हैं कि बल्कि विकास की बजाय और गर्त में प्रदेश जाता जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तमाम सारे योजनाएं अश्वनी जी ने गिनाई, उन सभी को नकार रहे हैं अशोक जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरी चर्चा को सर आप? जी नमस्कार, हमारे इतने को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इस चीज को हमेशा मानता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सब कुछ निगेटिव है तो आपको निगेटिव नजर आएगा। सिर्फ चश्मा बदलने की जरूरत है। लगेगा कि सब पॉजिटिव है तो उस चश्मे से देखेंगे तो सब पॉजिटिव दिखाई देगा। और अगर दोनों चश्मे हटा करके निष्पक्ष भाव से और निस्वार्थ भाव से अगर देखेंगे तो क्या पहले अच्छा था, क्या अब अच्छा है, क्या पहले बुरा था, क्या अब बुरा है, सब कुछ साफ साफ नजर आता है। ये बस अपने नजरिए पे होता है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो भी अश्विनी शाही जी को मैं सुन रहा था, जो परियोजनाओं की बात उन्होंने की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के मैं स्वयं काशी का रहने वाला हूँ जी, जिस तरह से काशी में रिंग रोड आज से करीब 50 वर्ष पहले उसकी परिकल्पना की गई थी, वो तो इसी सरकार में पूरी हुई। क्या आप इसको मना कर सकते कि नहीं हुई? आज इलाहाबाद से बनारस का जो रास्ता था, हम लोग जब भी कभी जाते थे तो 3 घंटे 3.5 घंटे से कम नहीं लगता था। अगर 4 लेनिंग हुआ तो इस सरकार में हुआ, आप मना कर सकते हैं क्या? माननीय अखिलेश जी की सरकार में जो एक्सप्रेस वे बना उसको बीजेपी नकार सकती है क्या? नहीं नकार सकती। वो एक अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन उसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना इस सरकार में, उसको आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मायावती जी के समय भी एक एक्सप्रेस वे बना था, वो है। तो देखिए, लेकिन बड़ी बात क्या है, अब आप इनका एक कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी सरकार में कोई काम नहीं होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मॉडल की बात होती है, आप देखें पूरे देश में अगर लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार में मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन होगा,
तो आप कहीं भी पूछ लें, जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी की मानसिकता के सिंपैथाइजर्स हैं, वो कहते हैं योगी बनेंगे। क्योंकि आपको एक कॉमन दिखाई देगा कि जब आप कह ही रहे हैं कि मोदी के बाद नेक्स्ट पीएम के लिए कैंडिडेट सर्वश्रेष्ठ सबसे योग्य योगी हैं, आप देखें कि जितने भी चुनाव के राज्य होते हैं उनमें सबसे अधिक रैलियां प्राइम मिनिस्टर के बाद किसी की कराई जाती है स्टेट से, तो योगी जी की होती है, उनकी डिमांड होती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी बिना डिमांड के किसी को नहीं भेजती। आज कांग्रेस में प्रियंका गांधी की डिमांड होती है, तभी वो उनके स्टार प्रचारकों में मुख्य स्टार प्रचारक होती हैं। कई जगह तो राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड जो है प्रियंका गांधी की होती है। अब एक छोटी सी बात में विकास के बारे में कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने तो बनारस का उदाहरण दिया। अशोक तिवारी जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका इंटरव्यू किया मैंने एक बार। मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश जी ये बताइए कि एस सीएम आपने पूर्वांचल के विकास के लिए क्या क्या परियोजनाएं की। एस मुख्यमंत्री उन्होंने 1.5 घंटे के इंटरव्यू में एक सिर्फ भदोही में बनाए गए सड़क की चर्चा की, बाकी बनारस में, इलाहाबाद में। अब देखिए, इलाहाबाद में इतना बड़ा कुंभ हुआ, मेरे पीछे कुंभ का ही कैलेंडर लगा हुआ है। उस कुंभ मेले में दुनिया से 66 करोड़ लोग आते हैं। एक नाव वाले के परिवार ने करोड़ों रुपए कमाया। और तो और, मैंने बनारस का एग्जाम्पल अभी कल ही एक डिबेट में दिया था कि बनारस में, मैं बनारस का रहने वाला हूं, जब हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ते थे और उसके बाद इवन अभी भी बनारस में जाते थे, प्राइम मिनिस्टर के वहां आने के बाद, योगी के आने के पहले की बात है, एक नाव वाले को 80 से राजघाट, अशोक जी मना कर सकते हैं क्या, जाने होता था तो 150 से 200 मैक्सिमम कोई देता था 15 लोगों की कैपेसिटी वाली नाव का। आज नाव वाले मिलते नहीं हैं और आमतौर पर उसी विजिट के लिए उसको 1,500 से 2,000 मुंह मांगा मिलता है। और मैंने कई नाव वालों पे के जीवन पे वहां इंटरव्यूज करवाए, स्टोरीज करवाए। एक नाव वाला अमूमन वहां पे निषाद 8 लाख 10 लाख रुपए कमा लेता है। तो अब अगर देखिए उसके जीवन में, मैंने एक नाव वाले का इंटरव्यू किया, उसके घर में गाड़ी आ गई 4 व्हीलर, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, तो उस परिवर्तन को आप नकार नहीं सकते। और एक छोटा सा उदाहरण अशोक जी, आज बनारस में, इलाहाबाद में आपके लोग जाते हैं तो आपको कमरे, हम बाहर रहते हैं, भी कर्नाटका में लोग हमको अप्रोच करते हैं कि हमारा कहीं रहने का अरेंजमेंट करा दीजिए। होटल लॉज में कमरे नहीं मिलते हैं, लगातार बन रहे हैं। तो ये क्या लोगों को आय नहीं होता होगा, क्या रोजगार का सृजन नहीं होता होगा? इन चीजों को आप निखार दें। या बनारस की गलियों में जो सुधार हुआ, इलाहाबाद में जो सुधार हुआ, लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत किया था माननीय अखिलेश जी ने जाते जाते, लेकिन उसका विकास किसने किया? आज पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 एयरपोर्ट हैं, जिसमें अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोरखपुर का एयरपोर्ट, आजमगढ़ का एयरपोर्ट। जब बनारस सबको आना होता है तो हमारे पास ये 3-4 विकल्प ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं, पहले तो नहीं था। आप इन पे आंख मूंद करके चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ खराब है, लेकिन इन चीजों की अगर चर्चा करेंगे तो इस मॉडल को, आज फिल्म सिटी की शुरुआत हुई नोएडा में, तो इन चीजों को आप अगर स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि हाँ, कुछ अच्छाइयां भी हैं वहां पे। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी चर्चा को? चूंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में योगी मॉडल अमल किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रदेश में हो रहा है, तभी तो अमल करने की बात हो रही है। क्योंकि अगर कुछ बेहतर नहीं होता है तो कोई प्रदेश उसे अमल करने की बात नहीं करता है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या बेहतर है प्रदेश के अंदर? तो जी, आपको पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अशोक जी, क्या है 2025 में 22 साल आगे का जुमला दिखाना, यानी 5 किलो राशन मिल रहा है जनता को, भूख के बारे में पता नहीं है, रिपोर्ट कार्ड दे नहीं पा रहे पिछले 8 वर्षों का, और 22 वर्ष आगे का सपना वो लोग दिखा रहे हैं जो पिछले 8 वर्षों में इस प्रदेश के जो टूटी सड़कें उसका गड्ढा तक नहीं भर सके। नेशनल हाईवे की बात करते हैं पर ये नहीं बताते कि सारे नेशनल हाईवे कमर्शियल है। अब सरकार का हाईवे कोई नहीं है, निजी कंपनी के सारे हाईवे हैं। और जो सरकार की सड़कें सब टूटी पड़ी है, सारी ग्रामीण सड़कें टूटी पड़ी है, सारे जिला मार्ग, प्रदेश मार्ग सब टूटे पड़े हैं। जहां टोल लगेगा बस वहां पर सड़क मिलेगी। आप क्या बात करते हैं? नौजवान परेशान है, पट्टा लीक होता है, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, गृहिणी परेशान है, और आप कहते हैं उद्योगपतियों को लाभ दे रहे हैं, सिर्फ एमओयू साइन हो रहे हैं,
क्यों जा रही है इंडस्ट्रियां गुजरात में, क्यों जा रही है कर्नाटक में, क्यों जा रही है केरला में? आपके पास कोई नीति क्यों नहीं है? क्यों कहीं फैक्ट्री चालू नहीं हुई? क्यों नहीं कहते कि बनारस में नई इंडस्ट्री चालू हुई है और 20,000 लोगों को रोजगार मिल गया? हमें तो जानकारी नहीं मिल रही, हमें तो नहीं पता लगता कि बुंदेलखंड में कोई फैक्ट्री आई है ऐसी कि 1 लाख लोगों को रोजगार बढ़ गया हो। क्यों पलायन हो रहा है मेरे उत्तर प्रदेश से? अशोक जी, ये सब जुमले हैं। कहाँ 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे हर वर्ष, कहाँ बाद में कहते हैं कि 15 लाख पर कह देते हैं, जुमला है। आप आज की बात कीजिए ना, 8 वर्षों का आप रिकॉर्ड, जो आपका रिकॉर्ड कार्ड है वो दे नहीं पा रहे। आप कह रहे 22 साल बाद। अरे 22 साल बाद मतलब जो आज भूखा है आप उसको सपना दिखा रहे हैं कि 22 साल बाद तुझे 5 स्टार 7 स्टार में मैं खाना खिलाऊंगा। तू चिंता मत कर, अभी जब तक तो मर जाएगा खाली पेट भूखा आदमी। रोजगार है नहीं आपके पास, बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई बता रहे थे महाकुंभ में ये हुआ वो हुआ। होटल वाले रो रहे हैं, बनारस के होटल वाले रो रहे हैं। क्या होगा इस हाल मेरे प्रदेश का? टूरिज्म क्यों लगातार घटता जा रहा है? ठीक है, अश्विनी जी, अपराध बढ़ रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा है, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध प्रदेश में बढ़ रहा है, उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, अश्विनी शाही जी रखिए अपनी बात, बोलना चाह रहे हैं। जी जी, देखिए अब अभिमन्यु भाई जो है एकदम से, चूंकि आजकल क्या हो रहा है, इनके नेता जो है ऐसे बयान दे रहे हैं, म्यांमार से सब डिटेल ले आकर यहाँ पर दे रहे हैं, तो इन लोगों के पास भी यहाँ दिखता नहीं है। अभिमन्यु भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपने कहा कि ये निजीकरण जो है, निजी कंपनियों के हाथों में हाईवे है। अच्छी बात है, तो क्या आपकी सरकार थी तो निजी कंपनियां नहीं थी क्या हिंदुस्तान में? उसी समय कुछ सोच लिए होते। श्रद्धेय अटल जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना की शुरुआत की 2004 में। आपकी सरकार आते ही वो बंद कर दी गई थी योजनाएं, काफी दिनों तक बंद रही। तो आप लोग तो इसके पुरोधा हैं। तो उस समय निजी कंपनियां नहीं थी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का हर निवासी, आप भी हैं उसमें, जो कि यहां से हटने के बाद बोलते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे 12-15 जो है पर चालू है एक्सप्रेसवे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगी। मेरे पास एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक कंपनियां योगी राज में खुली हैं। उसकी संख्या भी बता देता हूं। महाराष्ट्र में खुली हैं 2531 कंपनियां और उत्तर प्रदेश में 1753। अब बताइए, आप कंपनी का डिटेल, आप कंपनी का डिटेल मांगेंगे। अब कंपनी का डिटेल फिर किसी दिन दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा गिना देता हूं आपको। नोएडा से लेकर, पहले अभी इंदुकांत जी ने कहा तो वो सच्चाई है कि पश्चिमांचल एक हमारा ऐसा था कि जहां पर समृद्धि थी, लेकिन अब पूर्वांचल, आप गोरखपुर के गीडा में चले जाइए, वहां पर हमने जो एक बड़ी जो कंपनी बंद हो गई थी इनकी सरकार में, सीमेंट कारखाना, उसको हम लोगों ने शिलान्यास करके चालू कर दिया है। ये हमारे ही सरकार में हुआ है। दूसरा, गीडा में कम से कम 8 फैक्ट्रियां लगी हैं। ये गोरखपुर पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं। अभी भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, भदोही, प्रयागराज, वो क्या नाम है, सोनभद्र, इन सब जगहों पर ये पूर्वांचल के जो पिछड़े हुए थे यहां पर काम कर रहे हैं। कई जगहों पर अप्रैल पार्क खुल गए हैं। आईटी के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ा रहे हैं, यहां तक आगरा को आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, लखनऊ को बढ़ा रहे हैं, नोएडा तो मान लीजिए जो था उसको और आगे बढ़ेगा। अब एक आंकड़ा देता हूं, अशोक जी की सरकार थी उसके पहले तक यहां पर उत्तर प्रदेश में 526 जो है आईटीआई हुआ करते थे। आज जानते हैं कितने हैं? आज 2200 आईटीआई हैं। तो हमने कुछ किया नहीं, तो ये कैसे हो गए, क्यों हो गए? और अभिमन्यु भाई, ऐसी बात करते हैं आप लोग, आपकी सरकार गए कितने साल हो गए, संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ की जनता आपको नकार रही है। चलिए इस बार जो है अब अशोक भाई का साथ देकर 5-7 सीट आप पा गए हैं, अच्छी चीज है। मगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात और 47 साल के बाद आज सोचेंगे ना, तब 47 साल के बाद करेंगे। और हम लोगों ने हर दिशा में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज ना छूट जाए। मैंने कहा ना कि विश्वविद्यालय इतने वो हुए, इतने लोगों को जो है हम लोगों ने घर बनाया गरीबों के लिए, जिसमें 57 लाख हम दे चुके हैं, 36 लाख के लगभग बन के तैयार हैं जो कि देना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, मैं एकदम इंदुकांत जी के साथ सहमत हूं। हम तो मानते हैं कि भाई
56 साल तक अब मन्नू जी की सरकार रही, 4 बार जो है अशोक भाई की सरकार रही, कुछ किया होगा इन लोगों ने। हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, और आगे नहीं बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपया से ऊपर पर कैपिटा इनकम करने के बाद, और इनके पे तो 50,000 था, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हमने खत्म किया। आज देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चालू है। तो ये आमूल चूल जो परिवर्तन हुआ है, यही बात है चश्मे का, कि आपने चश्मा कौन सा लगाया हुआ है। जी ठीक है, अभिमन्यु जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, रखिए सर, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं अशोक जी आऊंगा आपके पास। मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ अशोक जी। हमारे बड़े भाई अश्विनी जी ने जो बातें कही, एक तो इंडस्ट्री का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ, याद आ जाएगा इनको। मेरठ का खेल उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग, और मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कन्नौज सब जिंदा है, सहारनपुर का चिकन का, आप बोलने दीजिए, अभी मजा आएगा, आनंद आएगा। और वहाँ कानपुर आगरा का देखिए लेदर उद्योग, और देखिए तमाम लखनऊ का चिकनकारी उद्योग, तो फिरोजाबाद का कांच उद्योग, ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया, तो इन्होंने क्या किया। मैं और बात करना चाहता हूँ, लखनऊ का इंडस्ट्रियल एरिया और नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया जो पूरा 1 करोड़ रोजगार देता है, उससे 500 देता है, वो किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया किसने दिया? जहाँ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, कांग्रेस ने दिया। कानपुर आगरा का लेदर इंडस्ट्री किसने दिया? हमने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। अरे आप लोगों ने दिया क्या है? आप बताइए, एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं दे पाए आप लोग, एक इंडस्ट्री नहीं दे पाए आप लोग, हमने दी है। आप बता रहे 1989 में कांग्रेस पार्टी गई, आपने दिया क्या है? क्या दिया है आपने? आपने नई रोजगार जो सृजन थे वो भी नहीं दिया। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पे आपने वेबसाइटें बनाई हुई है, ठीक है, उद्योग ही चौपट हो गया। सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर चौपट कर दिया, खेल उद्योग, पीतल उद्योग, कांच उद्योग, परफ्यूम उद्योग, आपने सब चौपट कर दिया। बैंड बाजा उद्योग, सिल्क उद्योग, सब बाहर से माल आ रहा है, धागा जो है वो बाहर से आ रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है। आप मतलब ये विडंबना देखिए प्रदेश की। और इंडस्ट्री तो बाहर जा रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का प्लान है तो दूसरे प्रदेश में हो रहा है या विदेशों में हो रहा है। तो ये सरकार बताए ना, कितने एनआरआई को आपने वापस देश में बुला लिया। ठीक है, ये गप मारने से, ठीक है अश्विनी जी, एक छोटा सा रिएक्शन रखिएगा, फिर अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि क्या अभिमन्यु जी, आपकी सरकार थी 56 साल तक, अभी मैंने कहा, तो क्या इतना भी नहीं करते देश के लिए कि सिर्फ जो है अक्साई चीन ही दान करते और चाइना को जो है अस्थायी मेंबरशिप दान करते? अरे कुछ तो करने का फर्ज था आपका, आपने किया। और अब सुनिए ना, अभिमन्यु भाई रुक जाइए, थोड़ा सा एक एक करके बोला जाए, अच्छा लगेगा। अब बताइए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मुंडेरवा की चीनी मिल, पिपराइच की चीनी मिल, सब अशोक भाई ने बंद कर दिया था, ये लोग बेच दिए थे उसको, हमने चालू किया है। चीनी का कटोरा कहा जाता था, वो सब वो हो गए थे। इन लोगों ने कई लाख करोड़ का बकाया था, हमने उसको दिया, हमने अपने बकाए बांटे। हम आज उत्तर प्रदेश को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। और जहां तक आपने भाई, मैंने तो पहले खुले दिल से कहा, आप लोगों की तरह नकारेंगे थोड़ा ही हम, कि 56 साल तक अगर इस देश में आपका शासन रहा है तो कुछ तो करेंगे देश के लिए, वरना क्या है भाई। आपके समय में यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम हुए होंगे उस समय ठीक है, लेकिन आज के बच्चों से पूछिए ना कि आज जो है आईटी उद्योग की जरूरत है, आज जो है उद्योग निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश का निर्यात आप चेक कर लीजिए जाकर, कोई भी कर सकता है कितना बढ़ा है। जी ठीक है, अशोक तिवारी जी के पास में पहले मैं चल रहा हूं, फिर अभिमन्यु जी आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए आप प्लीज। अशोक जी, सवाल यह है कि चर्चा विकास को लेकर हो रही है, ये अच्छी बात है, चर्चा विकास को लेकर होनी भी चाहिए, लेकिन क्या विकास को नकारा भी जा सकता है? आज इस चर्चा में यह भी तय हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अशोक जी। जी सर, अरे विकास किस तरह से हो रहा है इसको भी तो देखिए सर। अभी भाई इंदु प्रकाश जी ने बातें कर रखी हैं अपनी, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करके रखी बातें, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बातें रखने से जनता सुनती है ना। आपके व्यूअर्स दर्शक हैं चैनल के, और अच्छे खासे दर्शक हैं, वो जो कि बुद्धिमान है, समझते हैं सारी चीज। आज कमजोर वर्ग भी दूरदर्शन देखता है, टेलीविजन देखता है, आज आपका चैनल देखता है, गरीब वर्ग भी देखता है। वो ये समझता है कि भाई इंदु प्रकाश जी जिस तरह से कह रहे थे, प्रयाग की बात कर रहे थे, काशी की बात कर रहे थे, आज क्या हाल हो गई है साहब। एक कोई कमा लेगा पैसा, एक घर में चला जाएगा पैसा, तमाम नाविक हमारे मल्लाह हमारे आज बेरोजगार हो गए हैं सर। आप सर, आपके पास तो कोई कमी है नहीं
ईश्वर आपको और बढ़ोतरी करे जीवन में। अरे लेकिन इंदुकान गरीबों जी को ने भी सर, आप देखिए। इंदुकान जी ने तो आपको एक बड़ा उदाहरण भी दिया नाविक का। सर मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, एक ही घर में भर देना और तमाम नाविक को बेरोजगार कर देना, तमाम मल्लाहों को बेरोजगार कर देना, तमाम नावें बंद हो जाए, ऐसे क्रूर चलाने से क्या फायदा है? आज हमारे तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, तमाम हमारे निषाद भाई, तमाम नाविक, हमारे तमाम मल्लाह तमाम बेरोजगार हो गए हैं। आज हालत क्या कहाँ का पहुंचा दिया आपने? ऐसी बात कह दी जो कि एक दुखती रग पर आपने पैर रख दिया जैसे। सुन नहीं जनता ना आपकी बात को। कितने रोजगार हुए हैं इस दिशा में? आज हालात ये कर दिया है आपने, कहीं पैसा भर दिया है, कहीं पैसा छीन लिया है। आज तो गरीब को गरीब कर दिया है, और गरीब कर दिया है, और गरीब कर दिया है। 5 किलो अनाज पर उसको मजबूर कर दिया है, और किसी का तो घर भर दिया है आपने। मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा रुकिए सर। सारे ठेके दे दिए, सारे बंदरगाह दे दिए उसको, सारे उसको जो है सारा तरीका दे दिया उसको, सारे एयरपोर्ट दे दिए आपने, कहीं को बढ़ा दिया, कहीं घटा दिया। आज हालात इसी चीज का है, आज लड़ाई इसी बात की है। आज जनता इसी के लिए परेशान है कि हमारी महंगाई किस तरह बढ़ गई है। आज जीएसटी आपने कम किया, मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज जीएसटी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा आपको। जब सर से ऊपर पानी आप पे जा रहा था, आप ही ने जीएसटी लगाया था, किसी और ने नहीं लगाया था। आपने अपनी लगाई हुई चीज को कम कर दिया, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अशोक जी, क्या 2017 से लेकर 22 तक की जो सरकार रही बीजेपी की, उसमें बेहतर काम हुआ कुछ, आपको ऐसा लग रहा है? सर बेहतर काम क्या हम गिनाएंगे, जब हमने जहां काम छोड़ा था आज मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ पाई। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि 22 में भी तो जनता ने मौका दिया ही ना, और जनता की बात को तो आप डिनाई कर नहीं सकते। जनता के वोट को कैसे नकारेंगे आप? मैं वही समझना चाह रहा हूं कि 17 से 22 तक क्या विकास हुआ था कि जनता ने वोट किया, फिर 22 में विकास रुक गया 22 के बाद से। सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सर जी। 17 का उनका आंकड़ा देख लीजिए, और 22 में एन प्रकार जो जीते हैं उसका आंकड़ा देख लीजिए, लगातार गिरावट हो रही है। और 22 के बाद 24 देख लीजिए, 24 में धराशायी कर दिया जनता ने। 17 में कहा खड़े थे, सीटें तो सर, सीटें तो समाजवादी पार्टी की कम हुई, तभी तो 17 में आपकी सरकार गई। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल सर सरकार का है, सरकार बनाने या सरकार सीटों को लेकर नहीं है। मेरा सवाल सरकार को लेकर। एक मिनट सुन लीजिए अशोक जी, सुन लीजिए प्लीज। अशोक जी सुन तो लीजिए सर। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा, क्या 17 से 22 तक का जो विकास था वो थोड़ा सा बेहतर था, इसलिए जनता ने 22 में चुना? और फिर आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को ही बड़ा रख रहा हूं सर। अरे मैं आपकी बात को ही बड़ा रख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 24 में जनता ने नकारा, तो मैं वही पूछ रहा हूं, क्या 17 से 22 तक बेहतर था और 22 के बाद खराब हुआ? सर जी 17 से 22 तक जनता समझ नहीं पाई थी इनकी धूर्तता को, इनकी चालाकी को, इनके झूठेपन सर को, जनता को ही आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं सर? जनता सब जानती है। और समझ भी गई। आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं 22 में तमाम जनता ने इनको नकारा। सर कब जनता क्या 2014 से नकारी? जनता 2014 से पागल बन रही है, आप ये कह रहे हैं? 14 के बाद 17, फिर 22, 24, 19। ये तर्क सर थोड़ा सा बदलाव करिए इसमें। इंदुकान जी ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा रुकिए, अब रुक जाइए। मैं एक बार और बोलूंगा। हाँ बोलिए। 17 को देखिए, 22 देखिए, 24 देखिए। अरे सरकार में तो आ रहे हैं ना प्रभु। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग तो सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, इसका कारण क्या है? चलिए डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, 14 के बाद से एन केन प्रकारेण ही चल रहा है क्या बीजेपी के साथ में? एक मिनट अब रुक जाइए अशोक तिवारी जी, अब रुकिए, इंदुकान जी को सुन लीजिए। इंदुकान जी 2014 के बाद से क्या जो अशोक जी बता रहे हैं एन केन प्रकारेण ही चल रहा है? 14 के बाद 17, 19, 22, 24, क्या लग रहा है सर आपको? ये जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं, क्या ये सटीक बैठ रहे हैं और क्या ये जनता के विवेक पर सवाल नहीं है? ग्राफ गिर रहा है सर। ठीक है सर, अब इंदुकान जी से थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। उन्होंने भी ग्राउंड पर पत्रकारिता की है, वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं, राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने देखा है, सरकारों को चलते हुए देखा है। प्लीज इंदुकान जी को है। बड़ी बात ये है, जो बातें अभी अशोक जी कह रहे थे और उसके पहले अभिमन्यु त्यागी जी, इन लोगों ने 2 सवाल उठाए, और अच्छी बात है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बहस हो रही है, लाइव है। मैं तो जानना चाहूंगा, अभिमन्यु जी ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात कही
कि अरे भाई साहब, आप चर्चा कर रहे थे कि लोगों को कमरे नहीं मिल रहे हैं, होटल वाले रो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा लाइव कि कोई 5 होटल वालों का नाम और होटल बता दें बनारस में जो रो रहे हैं कि उनके कमरे नहीं उठ रहे हैं, तो जमीन पे भी चेकिंग हो जाएगी। और इसी प्रकार अभी अशोक जी कह रहे थे कि नाव वालों को, कुछ लोगों को करोड़ों हो गया, बाकी बेरोजगार हो गए। अशोक जी, मैं सिर्फ बनारस का उदाहरण आपको दे दूं कि बनारस में जिस समय मैं बता रहा था कि 150 से 200 मिलता था नाव वाले को बेचारे को, उस समय बनारस में नावें चलती थी कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 250-300। आज बनारस में नावें चलती हैं लगभग 1,500। लाइसेंस लेने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं कि चूंकि वहां क्लमजी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद भी जब पर्यटक जाते हैं तो उनको इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी का। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां नाविकों की औसत आय 10 गुना 20 गुना बढ़ गई है? और ये नाविकों का मैं नाम लेकर आपको बता सकता हूं। अगर आपको लगता है कि बनारस का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आप इलाहाबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बनारस का एग्जाम्पल दे, जो बनारस का रहने वाला हूँ। आप हमें ऐसे 5 नाविकों का नाम बता दीजिए जो योगी सरकार या मोदी सरकार आने के बाद बेरोजगार हो गए हों, उनकी नाव छीन ली गई हो। ये 2 लोग, आप लोगों ने 2 उदाहरण दिए थे, इसके मैंने बात। अब देखिए, अरे सर, रोजगार की आपने जो बात कर बात रहे कही थे, है अभी, रुक इंडस्ट्रियलाइजेशन जाइए की अशोक बात जी, कर एक बार रहे सुन थे। ले पूरा। अभी क्या 3 बात जुलाई करें? को अभी 3 जुलाई को 27 क्लस्टर्स का एक्सप्रेस वे पे डिफरेंट पूरे राज्य में योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, जिसमें उन एक्सप्रेस वे के नजदीक जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को ऐसे फैसिलिटेट किया जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें बनाई जाए वहां पे, इसका काम हो रहा है। इसके अलावा देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन में किस तरह से आगे बढ़ के कानपुर के आसपास प्रदेश में कई स्थानों पर लीडिंग रोल, ब्रह्मोस के उत्पादन की काम हो रहा है। आपके समय में क्या हुआ था? कल मैं सुन रहा था, एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कह रहे थे, मैं बहुत अफसोस हुआ। मैंने शुरू में ही कहा कि जिस पार्टी ने जो अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कमी है उसको डिस्कस करना चाहिए। आपने जिस तरह से नकार दिया कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने तो उदाहरण दिया जमीन पे कि बनारस से इलाहाबाद जाने में 3.5 घंटा लगता था, 120 किलोमीटर। आज आप 1 घंटे में जा सकते हैं, 1.25 घंटे में जा सकते हैं। अरे बनारस में ही आप कैंसर का कोई हॉस्पिटल था, आज बीएचयू के बगल में इतना बड़ा, लोगों को टाटा मेमोरियल में मुंबई भागने के मिला, कोई शरण नहीं थी कहीं पे। आज वहां पे मैंने स्वयं अपने एक रिलेटिव का जब वहां इलाज कराया, तब हमें पता चला कि कितनी बड़ी फैसिलिटी क्रिएट हो गई। आपको नजर नहीं आता है। मैंने कहा कि अगर चश्मा आपने उल्टा पहन लिया तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, ठीक है, आपको नजर नहीं आएगा। इंडस्ट्रीज आपने कहा नहीं है, आज डिफेंस इंडस्ट्री में इस तरह से आगे बढ़ के काम हो रहा है, ये नजर नहीं आएगा। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे एक बड़ा हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी के समय में लखनऊ में खड़ा हुआ, तो क्या उसको कोई नकार सकता है कि नहीं हुआ? लेकिन इसी तरह से इतने सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुले इस सरकार में, आप उसको कैसे आंख मूंद सकते हैं? ये आई एम रियली शॉक्ड, नॉट सरप्राइज्ड। ठीक है सर। अभिमन्यु त्यागी जी बोलना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात। देखिए अशोक जी, सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई इंदुकांत जी की मैं बात का जवाब देना चाहता हूं। सर मैं पराग हूं, अशोक जी तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे पराग जी माफ कीजिए। तो मैं उनकी बात के देखिए इसी तरह जवाब दे सकता हूं कि प्रश्न ये उठा कि एक गांव में भूखे लोग हैं, वहां रोजगार, वहां बाढ़ आई हुई है, और मैं कह दूं कि गांव में बाढ़ आई हुई है, ये कहेंगे गांव के 5 लोगों के नाम बता दो। अरे ये तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो गया ना। अब मैं ये कह दूं अगर इनसे कि ऐसे होटल वाले लोग भी है, क्या पता मेरे रिश्तेदार भी हो, जिन्होंने ठेके पे देना पड़ रहा है मजबूरी में उन लोगों को, जब टूरिज्म जब नहीं चल पा रहा, तो इसमें इस तरह प्रश्न वाचक ये सवाल तो होना नहीं चाहिए ना। भाजपा वाले गाली देते हैं। मिडिल ईस्ट में होता है, अफ्रीकन देश में होता है, यूरोपियन देश में होता है। और मीट में प्रोसेस मीट भी है, शिप का भी है, बफेलो का है, बकरे वाला है, दुनिया भर के तमाम मीट है, लेदर का भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं मीट उत्तर प्रदेश से, और पीठ थपथपा रहे हैं अपनी हिंदुवाद के नाम पे सरकार बना रहे हैं, और सवाल हमसे कर रहे हैं बैठकर, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं।
मैं ये कहता हूँ कि मेरे शहर की सड़क क्यों टूटी हुई है? आप एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, आपको 2 घंटे लगता है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसमें 200 रुपए में टोल टैक्स देता हूँ। आपको नहीं पता कि 35 रुपए का जो पेट्रोल होना चाहिए उस पर इन्होंने इतना टैक्स लगा रखा है। पूरी दुनिया में तेल सस्ता है। अभिमन्यु, ये सारी बातें क्या विपक्ष जनता तक पहुंचा नहीं पा रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं पराग जी। अभिमन्यु जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो इंडस्ट्री है कहाँ? नहीं, मैं भी तो सर ये समझना चाह रहा हूँ ना कि इन बातों को आप जनता तक पहुंचा कैसे नहीं पा रहे हैं सर? या जनता को समझ नहीं आ रहा है, जनता पर इनका असर नहीं पड़ रहा है क्या? जनता को पराग जी इन्होंने भ्रमित करा। जो सर भ्रमित कब तक? सर ये तर्क अब पुराना हो गया, प्लीज सर अब बंद करिए। कम से कम अपनी कमजोरियों को भी तो तलाशिए अभिमन्यु जी। सवाल ये है कि 14 के बाद से अशोक जी ने तो कह दिया ये इनके इन प्रकार सत्ता लगातार ये लोग बना रहे हैं। 17 में बना ली, 19 में बना ली, 22 में बना ली, 24 में बना ली, उधर हरियाणा में बना ली सर, राजस्थान में बना ली, मध्य प्रदेश में बना ली, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली। आप लोग कब तक ये कहते रहेंगे कि जनता को गुमराह कर रहे हैं? सर जनता कितनी बार गुमराह होगी? रिजल्ट क्या बता रहा है? मैं सर रिजल्ट ये जानना चाह रहा हूं। मैं 1 मिनट सर अभिमन्यु जी, मैं रिजल्ट इतना सा समझना चाह रहा हूं कि जनता तक आप लोग ये बातें पहुंचा नहीं पा रहे हैं या जनता अभी तक समझ ही नहीं पा रही है? क्या विपक्ष की रणनीति में रत्ती भर भी कमी आपको नजर नहीं आती है? 1% आपको नहीं लगता है, 1% आपको नहीं लगता है कि हमें तो सुधार की जरूरत है? ये झूठ बोलते रहे सर। हरियाणा में आप लोगों की सरकार बनते बनते रह गई, ये दावा कर रहे हैं वहां पे एक्सपर्ट। और क्यों? सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से, सिर्फ कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए आई। अच्छी खासी सीटें आप लोग लेकर आए, 5 सीटें आप लोकसभा की भी ले आए, लेकिन आप लोग सरकार नहीं बना पाते। क्यों? इसके पीछे के कारणों को आपने क्या समझने की कोशिश की? खैर, अश्वनी शाही जी जी बोलिए। मैं अभिमन्यु जी को और अशोक जी को एक लाइन से जवाब दे देता हूं। देखिए, हम 2-3 उदाहरण दे देते हैं। 2017-18 तक मैं 2 उदाहरण के साथ एकदम स्पष्ट के साथ बात करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक जो है, हम लोगों ने जो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का काम किया, सर वो ये कह रहे हैं कि आप इसके जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करें, आप हिंदुत्व की राजनीति करें। उनका सीधा तो आरोप यही है, आप इसके जरिए आरोप लगाने। जी, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब अपने आप में आ जाएगा और समझदारों को, आपके करोड़ों दर्शक सुन रहे होंगे, उनको भी जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा नैमिषारण हो, बिंद हो, काशी विश्वनाथ हो, प्रयागराज का कुंभ हो, या जो है राम मंदिर हो, इन सब चीजों में 16-17 तक 11,000 करोड़ का पर्यटन, इसमें आगरा भी शामिल था, ताजमहल उत्तर प्रदेश का होता था। आज इन्हीं धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन से हम 50,000 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं और 2028 तक हम 70 से 80,000 करोड़ तक जाने की उस रखते हैं। अब ये बताइए कि वहां पर क्या लोग उतने आएंगे, होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे, रिक्शा टेम्पो से जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, तो ये रोजगार सृजन और लोगों की, वहां के शहर की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमने कौन सा तुष्टीकरण कर दिया? यही बता दें कि भाई, अगर हम तो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण इनको भी करना चाहिए। राम मंदिर के साथ 5 एकड़ जमीन दी गई। अब पूछिए ना, मस्जिद की नींव पड़ी कि नहीं पड़ी वहां? हमने तो भव्य राम मंदिर बनवा के खड़ा कर दिया। ये देखने वाली बात। दूसरी बात, दूसरी सुन लीजिए। स्कूटर इंडिया लखनऊ में इन्हीं लोगों के समय में बंद हुई थी। आज वहां पर क्या बन रहा है? ईवी बन रही है, जाकर देख सकता है कोई, लखनऊ शहर में है। तोप के गोले जो है, डिफेंस का जो नोड बना हुआ है उसमें तोप के गोले बन रहे हैं। अभी ब्रह्मोस भी का उद्घाटन हुआ है। थोड़ा सा इंदुकांत भाई ने अभी थोड़ा सा उसको कहा, तोप के गोले से लेकर ब्रह्मोस तक बन रहा है यहाँ, इनको वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो अगर देखिए, एक नकारना सिरे से वो अच्छी बात है, लेकिन हमने जो जिस तरीके से आंकड़े दिए, ये सारे धरातल पर मिल रहे हैं। और एक अंतिम लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME इकाइयां हैं। अगर 2 आदमी को रोजगार एक में मिला हो तो भी 2 करोड़ रोजगार हो गया। इतना तो सोच लीजिएगा। अशोक जी की सरकार ने 2 लाख रोजगार नहीं दिया था अपनी सरकार ने। अभिमन्यु जी बहुत संक्षेप में प्लीज, बहुत संक्षेप में आखिरी रिएक्शन है आपका। ये पराग जी अश्वनी जी की बात का सिर्फ इतना जवाब है, ये कह रहे तोप के गोले बन रहे हैं। अरे आपने वो लगाई क्या BHEL?
आपने लगाई क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड? आपने बनवाया क्या है? सवाल तो ये है ना सर, उसे बंद तो नहीं किया। अलग तरह से आप लगाई लोग हो। तर्क ऐसा देते हैं सर जो समझ से परे होता है। अरे कोई चीज अगर चालू हुई है तो उसे बढ़ाना ही विकास है सर। अशोक तिवारी जी बहुत संक्षेप में रखिएगा प्लीज। अशोक जी हो गया, अभिमन्यु जी समय कम है सर, प्लीज अब मैं माफी चाहूंगा आगे के लिए। अशोक तिवारी जी का नंबर है, फिर मैं दुकान जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक तिवारी जी, इतने सारे चुनाव हो गए सर, आपको लगता है कि सिर्फ यही है कि हम अगर जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी विकास नहीं कर रही है तो इतना काफी है? जनता समझेगी कैसे? सवाल ये है सर। अशोक जी। सर जी, जनता पूरी तरह समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं कि जनता समझ रही है। ऐसा नहीं कि आप ना समझ नहीं है। देखिए अशोक जी, दो बातें हो गई। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। दो बातें हो गई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनता को इन लोगों ने गुमराह कर लिया है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात को भी जनता समझ रही है, तो वोट कैसे जा रहा है? अरे सर जी, मेरे शब्द नहीं है, आपके चैनल को नहीं बोला है गुमराह कर लिया है, मैंने नहीं बोला है। मुझे बोलना दीजिए अपनी बात ना सर पराग जी, मुझे बोलना दीजिए। जो मैंने बोला वही बोलिए ना, मेरे जवाब में सर आपने कहा। अरे आप लोग तो ये कहते हैं कि जनता को गुमराह ये इनके प्रकार सरकार बन रही है, आपने ही कहा सर। अरे मुझे समय देंगे 2 मिनट का और बोलने देंगे। तो मैं वही कह रहा हूं ना, आप दो बातें कर रहे हैं ना सर। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जनता समझ भी रही है, इनकी बात को समझ चुकी है, और दूसरी बात की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया है, तो दोनों अलग बातें हो गई सर। बोलिए। जनता मान लेगी। अरे बोलिए सर, बोलिए प्लीज बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे जितना आप हाइपर करिए मुझको, लेकिन मैं हाइपर नहीं कर रहा हूँ सर। मैं अपनी नम्रता आप खुद ही हाइपर हो रहे हैं। मैं विनम्र हूँ, विनम्र रहूंगा और बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ सर। जनता बहुत ही सर्वोपरि है उत्तर प्रदेश की, और वो सारी बातों को समझ रही है। किसी के घुमाने फिराने से, किसी की लच्छेदार बातों में आने वाली नहीं है। अब वो समझ चुकी है और लगातार दिखा रही है। ठीक है, आप बारीकी से देखें। ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में, ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं इसी बात को लेकर, ठीक है, बचे हैं, ठीक है, 24 में बुरी तरह हार गए हैं। चलिए इंदुकान जी, ठीक है इंदुकान जी, अब अशोक जी का ये दावा है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, आने वाले वक्त में, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए इंदुकान जी, ठीक है। अशोक जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब सब कुछ सामने होगा। इंदुकान जी देखिए, बड़ी बात है पराग जी कि उत्तर प्रदेश में, मैं अभी आपके चर्चा में आने के पहले देख रहा था सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स। पिछले 2017 से लेकर अब तक लगभग 8 वर्षों में लगभग 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ है डिफरेंट इंडस्ट्रीज। और मैं बता दूं एक छोटा सा उदाहरण, अभी जो प्रयागराज का महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ में मैं स्वयं गया था एक पत्रकार के नाते, साथ में मेरी पत्नी और मेरा बेटा गया था। मैंने अकेले, जबकि हमारे पत्रकार के नाते हमारे ठहरने की व्यवस्था सरकार की तरफ से थी, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होने के नाते, उसके बावजूद हमने वहां तक जाने, वहां से आने और वहां रहने खाने पीने में लगभग 15,000 रुपए खर्च किए, और आने जाने का व्यय अलग 10,000 25,000 रुपए। हमने ट्रेन किया, हमने फ्लाइट किया, हम वहां रहे, वहां पे लोगों को सगड़ वालों का उपयोग करके भीड़ में चले, सगड़ से मोटरसाइकिल पे चले, 200 रुपए दिए कई बार। तो ये मैं एक पत्रकार के नाते, हर आम आदमी जो जा रहा था पराग जी, वो कम से कम एवरेज 5 से लेकर के 20-25 हजार खर्च कर रहा था। मैंने कहा कमरे नहीं थे, तो खाली एक रफ एस्टिमेट है कि प्रयागराज के महाकुंभ में 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और लोगों ने खर्च किए वहां पे। वो पैसा हवा हो गया। ठीक है सर, ठीक है। चलिए चर्चा और आगे बढ़ जाएगी, चूंकि अब जब हम ऐसे इवेंट्स पर बात करते हैं तो फिर पुरानी सरकारों की इवेंट भी याद आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त मुझे आज के लिए, अभी के लिए, बड़ी बहस के लिए इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका, अशोक जी आपका, इबनी जी आपका, इंदुकान दीक्षित जी आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।